Okay. So guys, like pelvis के basic introduction and pelvic joints, pelvis के basic introduction and pelvic joints के बाद में pelvic joints में हमने कितने joints पढ़े थे टोटल? There we have studied about the 4 joints. 2 sacroiliac joints था, मतलब 1 pair of sacroiliac joint. उसके बाद में एक symphysis pubis का joint हो गया और एक पीछे की तरफ sacrococcygeal joint हो गया. ये कौन कौन से डिफरेंट जॉइंट्स के एग्जांपल होते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया. फाइन. अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे लाइक नाउ वी विल डिस्कस बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द पेल्विस, कि पेल्विस में कौन कौन सी बोन्स की क्या क्या लोकेशंस होती है, क्या क्या इसके लैंडमार्क्स होते हैं, वो सब चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. फाइन. तो गाइस एक बेसिकली अगर आप पेल्विस के बारे में पढ़ते हो तो आपको जनरली पेल्विस में ऐसा नाम सुनने को मिलेगा. पेल्विस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन से 3 अलग अलग पार्ट होते हैं पेल्विस में? पेल्विस का इनलेट, पेल्विस की कैविटी एंड पेल्विस का आउटलेट. इस तरीके से मैं अगर मैं कहूं तो एक पेल्विस का इनलेट, मैं क्या कह सकता हूं? पेल्विक इनलेट. उसके बाद उस पेल्विस में एक कैविटी एंड फाइनली पेल्विस का आउटलेट. तो इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट, इस तरीके से बेसिकली कोई भी पेल्विस होता है उसमें ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. पेल्विस का जो इनलेट होता है उसको हम पेल्विक ब्रिम के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? पेल्विक ब्रिम के नाम से भी. ये जो पेल्विक कैविटी होती है इसमें आता है मिड पेल्विस. इसमें क्या आता है? मिड पेल्विस. ओके. एंड फाइनली हमारे पास सबसे लास्ट में क्या बचेगा? पेल्विक आउटलेट बचेगा. ओके गाइस, फाइन. तो ये 3 अलग अलग पार्ट हमें डिस्कस करने होते हैं. एक वर्ड आता है ट्रू पेल्विस और एक आता है फॉल्स पेल्विस. देखिए पेल्विस के अंदर जो पेल्विक ब्रिम होती है, जो पेल्विक ब्रिम होती है, उस पेल्विक ब्रिम के ऊपर के जो भी बोनी पार्ट होता है इलियाक बोन का, उस इलियाक फोसा को या जो ऊपर का जो ऐसे खाली पार्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? फॉल्स पेल्विस. इसका लेबर में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता. जो पेल्विक इनलेट है, पेल्विक इनलेट है या जो पेल्विक ब्रिम है, ध्यान से सुनिए, पेल्विक ब्रिम मतलब जिसमें बेबी का अंदर जाता है, उसके अंदर से लेके ये जो पूरा एरिया होता है, दिस एंटायर पार्ट, पेल्विक इनलेट, कैविटी और आउटलेट, ये पूरा एरिया ट्रू पेल्विस में आता है. दिस एंटायर एरिया कम्स अंडर दी ट्रू पेल्विस. वैसे ट्रू पेल्विस में सबसे मेन पेल्विक ब्रिम के बोला गया है. किसको बोला गया है ट्रू पेल्विस में? पेल्विक ब्रिम को. दिस पेल्विक ब्रिम पार्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ट्रू पेल्विस. और एक गाइस, तो द एरिया, अगर सपोज कीजिए एक वर्ड आता है डिपिंग हेड, एक आता है फ्लोटिंग हेड. आगे आप लोगों को मैं लेबर में पढ़ाऊंगा इस चीज के बारे में. मान लीजिए ये पेल्विक ब्रिम है, अगर कोई फीटस है वो इसके ऊपर है, अगर कोई फीटस इसके ऊपर है मतलब अभी ब्रिम के अंदर नहीं घुसा है, तो हम उसको बोलते हैं कि बेबी अभी फ्लोटिंग कर रहा है, एंगेजमेंट नहीं हुआ है. हम ऐसा कहते हैं फ्लोटिंग हेड. ओके. जब कोई फीटस इस पेल्विक ब्रिम के अंदर एंटर कर जाए तो हम उसको बोलते हैं. और डिपिंग हेड का मतलब क्या होता है? डिपिंग हेड का मतलब होता है एंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड. ऑल राइट. तो गाइस ये चीजें हमें ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस के बारे में ध्यान रखना है. मैंने कहा कि ट्रू पेल्विस में मतलब ये जो पेल्विक ब्रिम है इसके ऊपर, जब भी ऊपर का जो एरिया होता है, जो ऊपर के जो बेसिकली ऐसे एक फोसा जैसा एरिया हो रहा है, प्लेट एरिया आपको दिखाई इलियाक फोसा का, उसी को हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस. उसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता. फाइन. ये हमने क्लियर कर लिया. ओके. चलिए अब हम चलते हैं हमारे इमेजिनरी पोर्शन की तरफ, इमेज के सेक्शन की तरफ, कि उससे हमें कुछ आइडिया मिलेगा कि हाउ लाइक पेल्विस लुक्स लाइक, कैसे पेल्विक दिखाई देता है, कैसे पेल्विस की बोन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड रहती हैं. ओके गाइस,
तो चलिए अब हम इस पोर्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए मैंने आपको यहां पर कुछ पहले ही आपको आइडिया दिया था। मैंने कहा था कि इसके अंदर पेल्विस इज मेड अप ऑफ इनोमिनेट बोन्स, पेल्विस इज मेड अप ऑफ सेक्रम एंड कॉकिक्स। फाइन, तो चलिए इसी के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो देखिए पीछे की तरफ सबसे लास्ट में ये पेल्विस का जो मेरा हैंड इंडिकेट कर रहा है आपको डार्क एरिया से, ये पेल्विस का पोस्टीरियर पार्ट है। दिस इज द पेल्विक एंटीरियर पार्ट। ये पेल्विस का जो मेरा लेटरल साइड में हाथ दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस। ऑलराइट गाइस, फाइन। नाउ अब अगर सपोज कीजिए अगर आप बात करते हो, दिस इज कॉल्ड एज एला ऑफ दिस इज कॉल्ड एज सैक्रम। ये जो एरिया हो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा किसका एरिया है? सैक्रम का एरिया है। दिस इज कॉल्ड एज सैक्रम। एक्चुअली जो सैक्रम पार्ट है, द सैक्रम पार्ट कम्स टिल दिस, यहां तक का ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट किस में आता है? दिस एंटायर पार्ट कम्स अंडर दी सैक्रम। ये आपको जो नीचे की तरफ एक बेसिकली आपको एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉकिक्स। ये वेस्टिजियल एरिया होता है। मैंने कहा था इसके अंदर 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होती हैं, 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रास होती हैं। फाइन, सो ये आपको यहां पर कुछ होल दिखाई दे रहे हैं। इन होल्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज सेक्रल फोरामन्स। ये कितने होते हैं? सेक्रल, इनको हम कहते हैं सेक्रल फोरामन्स। गाइस सेक्रल फोरामन्स जो होते हैं इनके अंदर से हमारी प्यूडेंटल नर्व या जो बाकी स्पाइनल नर्व होती हैं वो क्रॉस करती हैं। फाइन, एक इंटरेस्टिंग चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसके ऊपर आपको यहां पर फोकस करना है, आपको एक यहां पर नाम दिखाई दे रहा है सेक्रल प्रोमोन्ट्री। देखिए इस एरिया के अंदर नाउ ये जो आपको एक व्हाइट कलर का एरिया दिखाई दे रहा है इस पेल्विस में, इस सेक्रम बोन के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज सेक्रल प्रोमोन्ट्री। मैंने आपको कहा था सेक्रम की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, सेक्रम का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सेक्रल प्रोमोन्ट्री। ओके, अब सेक्रल प्रोमोन्ट्री के अंदर आपको दोनों साइड के अंदर एक वर्ड दिखाई दे रहा है, एला ऑफ सेक्रम। दिस इज कॉल्ड एज एला ऑफ सेक्रम। जहां से मेरे मार्कर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं किसी भी चीज को, दीज आर कॉल्ड एज एला ऑफ सेक्रम या विंग ऑफ सेक्रम। हम क्या कह सकते हैं? सेक्रम की एला या विंग्स, मतलब जैसे पंख होते हैं वैसे। ऑलराइट गाइस, फाइन, तो ये दोनों चीजें हो गई एला ऑफ सेक्रम। इस एला ऑफ सेक्रम के साथ में जिस चीज को मैं दोबारा बार बार डार्क कर रहा हूं, उसके साथ में हमारा इलियम बोन जॉइंट होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज सैक्रो इलियाक जॉइंट। दिस इज द एरिया ऑफ सैक्रो इलियाक जॉइंट। तो गाइस जिस चीज को मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज सैक्रो इलियाक जॉइंट। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन। अब अगर सपोज कीजिए मैं बात करता हूं, नाउ यू प्लीज लुक एट दिस इमेज एरिया। सो गाइस दिस राउंड एरिया, दिस एरिया ऑफ द पेल्विस, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रिम। ऑलराइट, फाइन। इसके ऊपर का एरिया देखिए, जिस एरिया पे मेरा हाथ घूम रहा है, बार बार रोटेट कर रहा है, इसको हम कहते हैं इलियाक फोसा। ये जो बेसिकली एरिया, जो फ्लैट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, ऊपर लिखा हुआ होगा आपको कहीं पर इलियाक फोसा। दिस इलियाक फोसा इज बेसिकली द फॉल्स पेल्विस। दिस इज द एरिया ऑफ फॉल्स पेल्विस। ये किसका एरिया है? फॉल्स पेल्विस का एरिया है। तो ट्रू पेल्विस हम किसको कहते हैं? ट्रू पेल्विस बेसिकली स्टार्ट एरिया, दिस पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रिम, यहां से शुरू होता है ट्रू पेल्विस। इसको अगर हम लोग सोचें या थोड़ा सा इमेजिन करें तो ये बेसिकली एक राउंड शेप में आता है। स्पेशली गायनेकोइड पेल्विस जैसे पेल्विस में बेसिकली एक गोल एरिया होता है पेल्विक ब्रिम। फाइन, तो हमने अभी तक यहां पर क्या डिस्कस किया? हमने यहां पर डिस्कस किया बेसिकली कि जो बेसिकली एक तो होता है इसमें सेक्रल प्रोमोन्ट्री, सेक्रल प्रोमोन्ट्री के अलावा एला ऑफ सेक्रम। फाइन, उसके बाद में मैंने कहा फोरामन, सेक्रल फोरामन, उसके नीचे मैंने आपको बताया कॉकिक्स। फाइन, और कॉकिक्स के बाद में मैंने आपको यहां पर बाकी क्या चीजें डिस्कस की? मैंने आपको कहा कि जो पेल्विक ब्रिम होती है वो कैसी होती है? एकदम से राउंड शेप की होती है। ओके, फाइन। उसके ऊपर का ये जो एरिया होता है आपका, जो ऊपर का फ्लैट एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इलियाक फोसा। मैंने आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताई थी, इलियाक क्रस्ट।
तो गाइस ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, इस इलियम बोन का सबसे ऊपर का हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज इलियाक क्रस्ट। जिस चीज को मैंने अभी मार्कर से आपके सामने हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड एज इलियाक क्रस्ट। जहां पर हम लोग जब कमर पे हाथ रखते हैं तो हमारे दोनों हाथ किसके ऊपर अटैच होते हैं? इलियाक क्रस्ट के ऊपर। तो गाइस ये इलियाक क्रस्ट का एंटीरियर एरिया है, ये इलियाक क्रस्ट का पोस्टीरियर एरिया होता है। तो लिखा हुआ होगा भी आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा, सुपीरियर इलियाक क्रस्ट। देखिए सुपीरियर इलियाक क्रस्ट का सबसे आगे की स्पाइन बोलते हैं, वैसे आप पूरे एरिया को क्या बोलोगे? इलियाक क्रस्ट बोलोगे। ये सुपीरियर एरिया सबसे आगे की थोड़ा सा नुकीला होता है, शार्प होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया सुपीरियर इलियाक स्पाइन। ओके नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। अब ये तो हमारा पॉइंट हो गया। आपको यहां पर कुछ व्हाइट कलर के दो एरियाज दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी ओवर दिस एरियाज। मैं उस साइड में भी आपको राउंड अप करके दिखाऊंगा लाइक दिस। तो गाइस बेसिकली इट इज द हेड ऑफ द फीमर। ये किसका हेड होता है? ये हमारी फीमर बोन का हेड होता है। फीमर बोन का जो हेड होता है वो पेल्विस में किसमें फिक्स होता है? एसिटाबुलम के अंदर। किसके अंदर? एसिटाबुलम। तो गाइस व्हाट इज एसिटाबुलम? एसिटाबुलम क्या चीज है? एसिटाबुलम इज नथिंग बट बेसिकली द बोनी केविटी तो क्या चीज होती है एसिटाबुलम? एसिटाबुलम वो एक बोनी एरिया या केविटी है, एक हड्डी में एक केविटी बनी हुई है जिसके अंदर हमारी फीमर का जो हेड होता है वो फिक्स होता है। उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम। ऑलराइट फाइन, चलिए ये चीज हमारी क्लियर हुई। तो एसिटाबुलम के बारे में याद रखना कि एसिटाबुलम की जो केविटी है उसका फॉर्मेशन करता कौन है? हु इज फॉर्मिंग द एसिटाबुलम? तो आपको यहां पर एक चीज याद रखना है कि एसिटाबुलम का जो बोनी केविटी है उस एसिटाबुलम को बनाने में तीनों बोन्स का रोल होता है, इलियम का भी, इस्चियम का भी और प्यूबिक बोन का भी। जैसे सपोज कीजिए मैं इसको बोलता हूं एक केविटी है, इसमें मेरे फीमर का हेड फिक्स होना है, तो इसका एक पार्ट बेसिकली जो 2/5 पार्ट है और एक 2/5 पार्ट है और एक 1/5 पार्ट है। इस तरीके से तीन पार्ट मैंने डिवाइड किए हैं। तो जो 2/5 ऊपर वाला और नीचे वाला, इनको कौन बनाता है? इलियम प्लस इस्चियम बोन। इलियम प्लस इस्चियम बोन। और जो 1/5 पार्ट है उसको कौन बनाता है? प्यूबिक बोन। कौन सी बोन? प्यूबिक बोन। तो देखिए एसिटाबुलम की जो केविटी है उसको बनाने में तीन बोन्स का रोल होता है। ऊपर की तरफ एसिटाबुलम की केविटी का फॉर्मेशन कर रहा है इलियम, नीचे की तरफ इस्चियम और साइड के अंदर कौन फॉर्मेशन कर रहा है? प्यूबिक बोन। इस तरीके से एक एसिटाबुलम की केविटी का फॉर्मेशन होता है, 2/5, 2/5 एंड 1/5 पार्ट। तो इस तरीके से पूरी केविटी का फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, और आगे मूव करते हैं। अब ये इलियम बोन दोनों साइड के अंदर, फाइन। उसके बाद में नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो ये एरिया इस्चियम का हो गया। उसके बाद ये जो पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ प्यूबिक बोन। ये बेसिकली किसका एरिया है? दिस इज द एरिया ऑफ प्यूबिक बोन। ये किसका एरिया है? दिस इज द एरिया ऑफ प्यूबिक बोन। और जहां पे दोनों प्यूबिक बोन आपस में जुड़ रही हैं, देखिए जिस चीज को मैंने गोला किया, मार्क किया है, ये किसका एरिया है? प्यूबिक बोन का एरिया है। मैंने आपको कहा था प्यूबिक बोन सबसे आगे होती है और इसमें एक व्हाइट कलर का एरिया ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो जिसको मैंने आपको यहां पर हाईलाइट किया है, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो गाइस व्हाट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस? मेरी फिंगर जिस चीज को इंडिकेट कर रही है वो एरिया है सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस इज द जॉइंट। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या है? इट इज ए फाइब्रोकार्टिलेजस जॉइंट बिटवीन द बोथ प्यूबिक बोन्स। जो पेल्विस की इनोमिनेट बोन है, दोनों प्यूबिक बोन, उनके जॉइंट का नाम सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसकी एडल्ट में लेंथ कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए ये चीज हमारी क्लियर हो गई यहां पर। ओके, तो गाइस इसके अलावा अगर आप इस डायग्राम में और डेप्थ में देखोगे, आपको एक यहां पर होल दिखाई दे रहा है। यू कैन सी वन मोर होल और केविटी एरिया लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर फोरामन। सो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर फोरामन। आपके यहां पर साइड में नेम भी इंडिकेटेड दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर फोरामन। ऑलराइट गाइस, या अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। सो गाइज
जिस चीज को मैं नीचे सबसे नीचे राउंड में इंडिकेट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज ईसीएल ट्यूबरोसिटी. सो दैट इज कॉल्ड एज ईसीएल ट्यूबरोसिटी. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में अभी बताता हूं. सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप प्लीज एक बार फोकस कीजिए. जो आपको सबसे नीचे, मैं जिस चीज को बार बार सबसे नीचे मेंशन कर रहा हूं, so this is called as ischial tuberosity. Ischial tuberosity क्या है? What is the ischial tuberosity? Ischial tuberosity is nothing but it is the last lower border of the ischium bone. जो ischium bone होती है उसका सबसे लास्ट लोअर बॉर्डर होता है. ऑलराइट, जैसे सपोज कीजिए जब भी कोई इंसान, सपोज आप फ्लोर पे बैठते हो, आप किसी चेयर पे बैठते हो, आपका पेल्विस जिस चीज के ऊपर रेस्ट करता है, मतलब आप अगर सपोज कीजिए किसी टेबल पर अगर आप पेल्विस को रखते भी हो, तो पेल्विस जिस चीज के ऊपर खड़ा रहता है, पेल्विस को जिस चीज का सपोर्ट मिलता है, उस सपोर्ट का क्या नाम है? दैट सपोर्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज, उस सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? उस सपोर्ट को हम कहते हैं ischial tuberosity. ऑलराइट गाइस, तो ischial tuberosity के लिए कहा गया है कि ischial tuberosity इज द आउटलेट एरिया ऑफ द पेल्विस. देखिए मैंने कहा था पेल्विस में 3 पार्ट्स होते हैं. पेल्विस की ऊपर ही ऊपर इनलेट होता है, उसके बाद उसमें केविटी होती है और उसके बाद में आउटलेट होता है. तो अगर आपको आउटलेट को देखना है तो आप किसके लोअर बॉर्डर को टच करोगे? आप इस ischial tuberosity के लोअर बॉर्डर्स को टच करोगे. तो ये एक ऐसे गोले के रूप में जो दिखाई दे रहा है आपको नीचे ही नीचे, उस एरिया को नाम दिया गया. दोनों साइड में होती है ischial tuberosity. ऑलराइट, फाइन. अब देखिए गाइस, इसके बाद में अगर हम लोग उसमें और डेप्थ में बात करें, शो यू विद अनदर इमेज. Yeah, अब like we can see in this image, okay, so ये तो आपको मैं जिस ischial tuberosity की मैं बात कर रहा था उसी को मैं ज्यादा डेप्थ में शो कर रहा हूं आपके लिए. So you can see that this is the ischial tuberosity. This is what? This lower area is basically ischial tuberosity. So this part is called as ischial tuberosity. Hope you can understand it now very well, clear. Okay. And guys, जब एक सिम्फाइसिस प्यूबिस जब आपस में ऊपर जॉइंट होता है तो उसके बाद में दोनों प्यूबिक के बोन के नीचे, दिस इज कॉल्ड एज प्यूबिक आर्च. यू कैन सी दैट देयर इज अ प्यूबिक आर्च. प्यूबिक आर्च जनरली इसका जो स्पेस होता है, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री से कम का होता है. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर फॉर यू. Pubic arch. So this is called as pubic arch. This area is called as pubic arch. इसके लिए मैंने पहले ही आपको कहा था obturator foramen. Obturator foramen के अलावा मैंने यहां पर आपको जो एक गोला जैसा शेप बन रहा है आपको, this area is called as pelvic brim. उसको हमने क्या नाम दिया था? pelvic brim का नाम दिया है. Alright, now थोड़ा और डेप्थ में जब चलें, okay, now we will go for a another image option. So guys, basically if you see, this is the pelvis. Generally, like this is the posterior part of the pelvis, this is the coccyx part of the pelvis. First thing I would like to clear for every student that these are not any of the promotional videos. We are just using these all videos for our own study purpose, so my students can understand it more better. As I told you initially, मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था pelvic part को समझना थोड़ा सा टफ होता है. It is always difficult to understand the pelvic part. तो विदाउट इमेजेस, अगर आप इमेज के बिना इसको थोड़ा सा वीडियोस को अगर आप प्रेजेंट करोगे, then it will be very tough for you to understand.
ये हमारा एक बेसिकली ऑब्स्टेटिक्स का एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है। दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द ऑब्स्टेटिक्स। तो इसको आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस की हेल्प ली है। बट ऑलवेज प्लीज कंसिडर, ये मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, नेवर कंसिडर दैट दीज आर द प्रमोशनल वीडियोज फॉर एनीथिंग एल्स। GRV Nursing Institute, GRV Coaching Institute never promote any of the videos. We are just for the students purpose, so that students can understand it in very easy language. All right, we are continuing now. Fine. So guys, अब इस पेल्विस को जो चीजें हमने, दिस इज द एसिटाबुलम। मैडम जिस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज एसिटाबुलम, जिसमें हमारी फीमर का हेड फिक्स होता है। फाइन, सो दिस एरिया इज द एसिटाबुलम। Okay, now so this is the false pelvis area, and this is iliac crust, superior iliac spine, and this is the inferior iliac spine. This is the posterior area. This is the greater sciatic notch, and this is the inferior sciatic notch या लेजर sciatic notch भी इसको बोलते हैं। तो greater sciatic notch and लेजर sciatic notch, and this is the area she is explaining for the symphysis pubis, upper border and lower borders, and this is ischial tuberosity, and this is ischial spine. I am taking you back again, प्लीज ध्यान से सुनिए एक बार इस चीज को। या दिस इज ischial tuberosity and this is ischial spine. So be careful when you read about the ischial spine. ischial spine का क्या रोल है हम लोगों के लिए? या दिस इज द एरिया। देखिए ischial tuberosity, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार इस चीज को। ischial tuberosity के पीछे एंड थोड़ा सा ऊपर, बिहाइंड एंड लिटिल बिट अपर, एक शार्प दांत के जैसे एक निकला हुआ चीज है, इसको हमने बोला है ischial spine. ischial spine जब हम मिड पेल्विस पढ़ेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फाइन, तो दोनों साइड में होते हैं ischial spine। This is the superior ramus. This is the superior ramus of the pelvis. And जिस एरिया को मैडम ने टच कर रखा है यहां पे, दिस इज दी कॉल्ड एज sacral promontory, and this is the sacroiliac joint, and these are the foramens, जिस foramens के ऊपर मैडम बार बार इंडिकेट कर रही हैं। This is the ala of sacrum and sacroiliac joint. Yeah, this is the sacroiliac joint. This is called as sacropubic joint. So not the sacropubic joint, extremely sorry, sacrococcygeal joint. And this is the symphysis pubis. So sacroiliac joint, sacropubic joint. So not the sacropubic joint again, sorry. This is called as, I'm taking you back, this is called as sacrococcygeal joint. So please rectify it, confuse मत होइए। sacrococcygeal joint पीछे वाला, आगे वाले को हम क्या बोलते हैं? symphysis pubis. Fine. So guys, this is basically ala of sacrum. This is ala of sacrum. Once more I am taking you back. So guys, जब हम बात करते हैं एक चीज के बारे में,
सबसे पहले जैसे लाइक लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस, हमारे पास एक पॉइंट आता है लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस। तो पेल्विस के अगर आप लैंडमार्क की जब भी शुरुआत करते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में लैंडमार्क आता है सैक्रल प्रोमोन्ट्री। सबसे पहला कौन सा आता है? सैक्रल प्रोमोन्ट्री। उसके बाद सेकंड लैंडमार्क आपके दिमाग में क्या आता है? एला ऑफ सैक्रम। सो गाइस, मैंने क्या चीज के बारे में एक्सप्लेन किया आपको? सबसे पहला लैंडमार्क क्या था? सैक्रल प्रोमोन्ट्री। उसके बाद एला ऑफ सैक्रम। एला ऑफ सैक्रम के बाद नेक्स्ट वन सैक्रोइलियाक जॉइंट। सैक्रोइलियाक जॉइंट के बाद में मैं जिस चीज को, देखिए सबसे पहले सैक्रल प्रोमोन्ट्री, उसके बाद एला ऑफ सैक्रम, उसके बाद सैक्रोइलियाक जॉइंट, बोला सैक्रोइलियाक जॉइंट। उसके बाद इलियोपेक्टिनल लाइन, जिस चीज को मैं डार्क कर रहा हूं बार बार, वो क्या है? दैट इज द इलियोपेक्टिनल लाइन। एंड नेक्स्ट वन, अब देखिए मैंने बोला था इसको इलियोपेक्टिनल लाइन, और उसके बाद में अंदर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ एरिया होता है, उसको हम कहते हैं इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। हम उसको क्या कहते हैं? तो देखिए मैंने क्या बोला? इलियोपेक्टिनल लाइन, उसके बाद बीचों बीच यहां पर होता है इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। मतलब जो पेक्टिनल लाइन होती है वो दोनों तरीके, दोनों साइड से थोड़ी प्रोमिनेंट होती है। जहां पर दोनों साइड से जब प्रोमिनेंट होती है तो उसका नाम हमने रखा है इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। देखिए इलियोपेक्टिनल एमिनेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज दोनों साइड के, राइट साइड और लेफ्ट साइड के इलियोपेक्टिनल एमिनेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर यूज करेंगे। हम किस चीज में यूज करेंगे? वी विल यूटिलाइज अंडर दी ट्रांसवर्स डायमीटर। तो गाइज दिस इज व्हाट हम बात करें। देखिए जिस चीज को मैं हाईलाइट से आपको इंडिकेट करके दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर बॉर्डर ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक बोन, या हम लोग यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस। देखिए इलियोप्यूबिक एमिनेंस दोनों साइड में है, राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस हमारी हेल्प करेगा ओब्लिक डायमीटर को चेक करने में। ओब्लिक डायमीटर जब हम पढ़ेंगे तो एक, जैसे अगर सपोज कीजिए मैं बोलूं राइट ओब्लिक डायमीटर, तो एक साइड का सैक्रोइलियाक जॉइंट और दूसरी साइड का इलियोप्यूबिक एमिनेंस, दूसरी साइड का एक सैक्रोइलियाक जॉइंट और इस साइड के इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो इस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा ओब्लिक डायमीटर के बारे में। तो प्लीज नेवर कंफ्यूज, ओब्लिक डायमीटर हम लोग कहां से शुरू करते हैं? सैक्रोइलियाक जॉइंट से लेके इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक, और उसके बाद में सबसे लास्ट हमारा आ जाता है सैक्रोइलियाक, सॉरी हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है हमारे पास कौन सा? सिम्फिसिस प्यूबिस का जॉइंट। तो गाइज मैडम जिस चीज के ऊपर राउंड घुमा रही हैं हाथ को बार बार, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू पेल्विस। अगर सपोज कीजिए आपसे कोई पूछे कि ट्रू पेल्विस कौन सा होता है, मैं दोबारा, पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, अब दोबारा डिस्कस कीजिए। देखिए जिस चीज में हमारी उंगली राउंड हो रही है वो है हमारा ट्रू पेल्विस, दिस इज ट्रू पेल्विस। तो गाइस कैविटी का और आउटलेट का हम लोग जनरली तीन तरीके से हमारे डायमीटर्स पढ़ेंगे। डायमीटर्स हमें इनलेट का भी पढ़ना पड़ेगा, डायमीटर्स हमें कैविटी का भी पढ़ना पड़ेगा और आउटलेट का भी पढ़ना पड़ेगा। सो वी हैव टू स्टडी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमीटर्स। एपीडी, तो गाइज यहां पे हम लोगों को जब डायमीटर्स पढ़ने होते हैं
तो डायमीटर्स हम तीन अलग अलग डायरेक्शंस में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, जो सेक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके और हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आता है। एक दोनों इलियोपेक्टिनल एमिनेंस के लिए ये होता है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर, और एक जिसके बारे में मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कौन सा, ओब्लिक डायमीटर। एक साइड का इलियोप्यूबिक एमिनेंस और दूसरी साइड का सेक्रोइलियाक जॉइंट, एक दूसरी साइड का एक और ओब्लिक डायमीटर हो गया ये। तो गाइस इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा बताया मैंने, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर एपीडी, उसके बाद ट्रांसवर्स डायमीटर, उसके अलावा ओब्लिक डायमीटर। तो ये तीन अलग अलग डायरेक्शन से हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं, पेल्विस की जो इनलेट होती है जिसको हमने नाम दिया था पेल्विक ब्रिम, उसके हमारे के पास तीन डायमीटर्स होते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्लीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दी पेल्विक इनलेट। मैं इनलेट की बात कर रहा हूं। इनलेट में मैंने कितने डायमीटर्स बताए, तीन अलग अलग डायमीटर्स बताए। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, उसके बाद में मैंने डिस्कस किया ट्रांसवर्स डायमीटर, उसके बाद में मैंने डिस्कस किया ओब्लिक डायमीटर्स के बारे में। चलिए गाइस, इससे पहले मैं एक बार आपको दोबारा से लैंडमार्क क्लियर कर देता हूं। So guys, once more I am repeating the landmarks. Ala of sacrum, iliopectinal line, iliopectinal eminence, superior ramus of pubic bone. तो गाइज मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको डायमीटर्स लैंडमार्क्स के अंदर। लैंडमार्क्स मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं सब स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज आप लोग साथ साथ में लिखते भी चले जाना। लैंडमार्क्स में मैंने आपको बताया सेक्रल प्रोमोन्ट्री, प्लीज लिखते जाइए इसके साथ साथ। सेक्रल प्रोमोन्ट्री के बाद में नेक्स्ट होता है एला ऑफ सेक्रम, एला ऑफ सेक्रम के बाद में नेक्स्ट होता है सेक्रोइलियाक जॉइंट, सेक्रोइलियाक जॉइंट के बाद में नंबर 4 पे आता है इलियोपेक्टिनल लाइन। आप मेरे साथ फिंगर से समझ पा रहे होंगे, इलियोपेक्टिनल लाइन। इलियोपेक्टिनल लाइन के बाद में नेक्स्ट एक थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा, आपको ब्रिम पे एक उभरा हुआ हिस्सा, थोड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखेगी जिसको बोलते हैं इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। इलियोपेक्टिनल एमिनेंस के बाद में आपका आता है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस, जिसपे मेरी फिंगर आपको इंडिकेट कर रही है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस। उसके बाद में बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन, बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन, एंड फाइनली आपका आता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या चीज आता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ऑलराइट गाइस, देखिए जो आपका बेसिक सुपीरियर रेमस है, वो सुपीरियर रेमस के यहां पर एक वर्ड आता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो सुपीरियर रेमस के सबसे ऊपर बॉर्डर पे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुपीरियर रेमस के अपर बॉर्डर पे एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट पार्ट होता है, उसको हमने नाम दिया गया है क्या चीज, इलियोप्यूबिक एमिनेंस। वहां से हमारा ओब्लिक डायमीटर का मेजरमेंट होता है। फाइन, तो इस तरीके से हमारे थे लैंडमार्क्स ऑफ द पेल्विस। फाइन, ओके तो अब हम लोग यहाँ पे मैडम हमारे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किस चीज के बारे में। गाइज हम लोगों को साथ में अब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारे पास यहाँ पर अभी डिस्कशन चल रहा है किस चीज का, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का, दैट इज दी एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर एट द इनलेट, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर एट द इनलेट। कि पेल्विक ब्रिम के ऊपर जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो कैसे होता है। देखिए पेल्विक इनलेट पर जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है उसको तीन पार्ट्स में यहां पर हम लोगों ने डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट, एक को हम लोग बोलते हैं ट्रू कॉन्जुगेट,
एक को हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट और एक को हम लोगों ने बोला है डायगोनल कॉन्जुगेट। तो हम लोग इस वीडियो सेशन में, अब अपकमिंग सेशन में ये पढ़ेंगे कि जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है एपीडी। देखिए, अगर मैं ईमानदारी से आपसे बात करूं कि एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, तो आप बोलोगे सर एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है, ये एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बेसिकली सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सैक्रल प्रोमोन्ट्री, इन दोनों के बीच में होता है। सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सैक्रल प्रोमोन्ट्री, इन दोनों के बीच में जो डायमीटर होता है उसको हम पेल्विक इनलेट का एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बोलते हैं। फाइन, ये चीज हमारी क्लियर हो गई यहां पर। उसके बाद में मैं यहां पर आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है उसके अंदर भी 3 अलग डायमीटर आते हैं। उसमें 3 अलग अलग डायमीटर क्यों दिए गए हैं? बिकॉज जो साला सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसकी लेंथ जो होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी लेंथ होती है? 4 सेंटीमीटर। तो हम इस सिम्फाइसिस प्यूबिस जो मेरी फिंगर के सामने आपको दिख रहा है, इस सिम्फाइसिस प्यूबिस को अगर मैं ऐसे साइड में आपको सपोज करूं, ऐसे मैं बोल दूं, मान लीजिए इसको आपको समझना है सैक्रल प्रोमोन्ट्री। प्लीज लुक एट माय हाइलाइटर। उसके बाद में एक साइड में है इसके पास सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री आपका फिक्स रहेगा तीनों के अंदर। मैं नाम बोल रहा हूं ट्रू कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट का एक और नाम होता है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। क्या नाम होता है? एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। आप उसको ट्रू कॉन्जुगेट बोलिए, आप उसको ट्रू कॉन्जुगेट बोलिए, या आप उसको एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट बोलिए, एक ही बात है। तो ट्रू कॉन्जुगेट हो गया सबसे पहले ट्रू कॉन्जुगेट। उसके बाद सेकंड वन इज द ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट एंड द थर्ड वन इज द डायगोनल कॉन्जुगेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसके बारे में आपको, प्लीज कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री के सेंट्रल पॉइंट से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, मैं क्या बोल रहा हूं? सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेकर अपर बॉर्डर ऑफ, प्लीज नोट कीजिए, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये होता है हमारा ट्रू कॉन्जुगेट। क्या होता है? ट्रू कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट की जो लेंथ होती है वो करीबन आप बता सकते हो 11 सेंटीमीटर टू मैक्सिमम ऑफ 12 सेंटीमीटर, 11 से 12 सेंटीमीटर, मिनिमम 11 सेंटीमीटर, मैक्सिमम इट गोज अराउंड 12 सेंटीमीटर। गाइस, सैक्रल प्रोमोन्ट्री के सेंट्रल बॉर्डर से ही अगर हम आगे की तरफ चलें और मिडिल पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक चले जाएं, मैं किसकी बोल रहा हूं? मिडिल पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। प्लीज ध्यान से सुनिए, मिडिल पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट। तो गाइस, ट्रू कॉन्जुगेट के लिए अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस, ऑब्स्टेटिकल के लिए मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, और डायगोनल के लिए क्या बोला? डायगोनल के लिए मैंने क्या बोला? डायगोनल के लिए मैंने आपको बोला लोअर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो एक बार मैं आप लोगों के लिए चीज क्लियर कर दूं, हम लोग वीडियो सेक्शन में दोबारा जाएंगे, उससे पहले ही हम लोग इस चीज को एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा, हमने क्या पढ़ा इस आज के इस हमारे वीडियो सेशन में, जो हमारा एक वीडियो प्रेजेंटेशन था, इसमें हमें मैडम ने, यास्मीन मैडम ने हमें किस चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया। हम लोगों ने देखा कि एक तो पेल्विस के लैंडमार्क्स पढ़े। फाइन, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। पेल्विक के लैंडमार्क्स में हमने बहुत सारे लैंडमार्क्स के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में मैडम ने हमारे को बताया कि पेल्विस का एक तो होता है इनलेट, एक होती है पेल्विस का कैविटी, और एक होता है पेल्विस का आउटलेट। आउटलेट के बारे में मैडम ने आपको क्या बताया था? ईस्टियल ट्यूबरोसिटी। फाइन, ये चीज हमने यहां पर डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव किए थे अगले पॉइंट के ऊपर। केविटी में मैडम ने, मैंने आपको बोला भी था वहां पर वीडियो सेशन में कि प्लीज ध्यान से सुनना, एक वर्ड मैंने यूज किया था मैडम ने, ईस्टियल स्पाइन। कौन सा वर्ड यूज किया था? ईस्टियल स्पाइन। मैंने कहा था ऐसे दो न्यूक्लियस चीजें होती हैं, वो आपकी पेल्विस की कैविटी। हम लोग ईस्टियल स्पाइन के लिए वर्ड यूज करेंगे मिड पेल्विस। क्या वर्ड यूज करेंगे? मिड पेल्विस। प्लीज याद रखना, जब कभी भी आपको कोई भी बंदा मिड पेल्विस शब्द का यूज करे तो आपके दिमाग में केवल एक ही चीज आनी चाहिए, दे आर टॉकिंग अबाउट दी ईस्टियल स्पाइन।
वो किसकी बात कर रहे हैं? वो ischial स्पाइन की बात कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये है ischial स्पाइन। ऑलराइट, फाइन। अगला पॉइंट हमारा, हमारे लिए जब पेल्विस की हम लोग स्टडी करते हैं तो एक स्टूडेंट के रूप में, अगर आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा बहुत पेल्विस कम समझ में आता है, तो एक चीज आपको सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आपको मेन फोकस करना है वो है पेल्विस का इनलेट। पेल्विस के इनलेट की बात। फाइन। इनलेट में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? इनलेट में हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे उधर की साइड में लास्ट सेशन में, देखिए डायमीटर। हमारे लिए सबसे ज्यादा चीज क्या इंपॉर्टेंट है? पेल्विस के डायमीटर्स इंपॉर्टेंट है। फाइन। अगला हमारा पॉइंट, तो हमने मैडम से क्या सीखा? लैंडमार्क्स के बारे में अध्ययन किया। लैंडमार्क्स के बाद में पेल्विस के इनलेट क्या होता है, मिड पेल्विस क्या होता है और आउटलेट क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? मैडम ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट दी एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था इमेज सेक्शन के अंदर कि जो एसिटाबुलम होती है, उस एसिटाबुलम के अंदर बेसिकली तीनों बोन मिलकर, हमारा इलियम बोन, इस्चियम बोन और प्यूबिक बोन, तीनों बोन मिलकर उस केविटी को बनाते हैं। इलियम बोन का 2/5 पार्ट, इस्चियम बोन का 2/5 पार्ट और प्यूबिक बोन का 1/5 पार्ट मिलकर पूरी बोन को, केविटी को बनाते हैं। एसिटाबुलम में जो हमारा फीमर बोन होता है, उस फीमर बोन का हेड फिक्स होता है। ऑलराइट, ये स्टोरी हमारी क्लियर हो गई। ओके, नाउ आगे चलते हैं। उसके बाद में मैडम ने हमें एक्सप्लेन किया अबाउट किसके बारे में? अबाउट दी ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस के बारे में। फाइन। ट्रू पेल्विस के बारे में मैडम ने क्या कहा था? आपको ये वीडियो में याद होना चाहिए। इस तरीके से मैडम ने कहा, लाइक फिंगर जो थी इट वाज लाइक दिस, इसका मतलब राउंड शेप का। तो जिस एरिया पे आपका फिंगर टच हो रहा था, वो एरिया और उसकी पूरा नीचे का एरिया, दैट पार्ट एंड बिलो दैट पार्ट, वो एरिया और उसकी पूरा नीचे का एरिया, डाउन एरिया क्या कहलाता है? ट्रू पेल्विस कहलाता है। हमारी लेबर में यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर का जो इलियम बोन का जो इलियाक फोसा था, हमारा पूरा खाली एरिया, उसका नाम क्या रखा गया था? फॉल्स पेल्विस। तो इलियाक फोसा, ध्यान से सुनिए मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, इलियाक फोसा का जो एरिया होता है वो फॉल्स पेल्विस कहलाता है। डन है सबके लिए? उसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैडम ने और किस चीज के बारे में हमें एक्सप्लेन किया? रिगार्डिंग दी पेल्विक जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स के बारे में मैंने आपको हमारे इसी लेक्चर में बहुत डिटेल में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। अगला पॉइंट, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैडम का जो क्वेश्चन था नेक्स्ट, वो डायरेक्टली आ गया था किसके ऊपर? डायमीटर्स के ऊपर। देखिए डायमीटर्स जो होते हैं, जो डायमीटर्स होते हैं, वो डायमीटर्स हमारे लिए, डायमीटर्स आपको तीनों एंगल पे मिलेंगे। डायमीटर्स आपको इनलेट पर भी मिलेंगे, डायमीटर्स आपको कैविटी पर भी मिलेंगे और डायमीटर्स आपको आउटलेट पर भी मिलेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना। तो अब मेरा जो अगला चैप्टर है, इस चैप्टर का जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, उसके अंदर हम किस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे? ओनली एंड ओनली नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी डायमीटर्स। हम अब किस चीज के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं? डायमीटर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग वीडियो सेक्शन में एक बार दोबारा से जाएंगे। गाइस, वीडियो सेक्शन में एक बार दोबारा जाने से पहले मैं आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, जब कभी भी आप डायमीटर्स पढ़ते हो तो डायमीटर्स के बारे में आपको एक कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखनी है अपनी। एपीडी ऑब्लिक ट्रांसफर। फाइन। ये इनलेट, ये केविटी और आउटलेट। फाइन। तो देखिए मैंने क्या बोला, इनलेट, केविटी और आउटलेट। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये और बहुत फेमस भी है। कॉलेज लाइफ में भी आपने ये पॉइंट देखा है। देखिए, एक होता है, जैसे सपोज मैं इसको पेल्विस को अगर ऐसे डायग्राम करूं, ये हो गया एंटीरियो डायमीटर, मैंने क्या बोला इसको? एपीडी। नेक्स्ट वन, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर। पेल्विस का क्या हो गया? ट्रांसवर्स डायमीटर। और ये हो गया ओब्लिक डायमीटर। क्या हो गए? ओब्लिक डायमीटर। ओब्लिक कोई सा भी ले लीजिए आप, एक राइट ओब्लिक लीजिए, चाहे लेफ्ट ओब्लिक लीजिए, बातें की है। फाइन।
अब ये बोला है ये सेम ऐसे ही डायमीटर एपीडी मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर, ओब्लिक और ट्रांसवर्स, ये आपको तीनों डायरेक्शन में मिलेंगे। पेल्विस के इनलेट में भी मिलेंगे, केविटी में भी मिलेंगे और आपको आउटलेट में भी मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने लिखा है इनलेट, केविटी और आउटलेट। तो पेल्विस का जो इनलेट होता है उस पे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है उसके अंदर हम लोग मेनली याद रखते हैं ट्रू कॉन्जुगेट के बारे में। एपीडी जब भी देखिए एग्जाम में अगर आपको पूछे कोई एग्जामिनर, केवल इतना सा क्वेश्चन आ जाए कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इनलेट पर कितना होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इनलेट पर कितना होता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए 11 सेंटीमीटर। क्या आंसर आना चाहिए? 11 सेंटीमीटर। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ट्रू कॉन्जुगेट की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ट्रू कॉन्जुगेट की। मैं दोबारा आऊंगा ट्रू कॉन्जुगेट के ऊपर कि क्या होता है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि सर जो बात कर रहे हैं अरविंद सर, वो बात कर रहे हैं ट्रू कॉन्जुगेट की। ऑलराइट, तो 11 सेंटीमीटर। और ओब्लिक डायमीटर कितना होता है इनलेट के ऊपर? ओब्लिक होता है 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि इनलेट के ऊपर एपीडी कितना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 11 सेंटीमीटर। ये कौन से एपीडी की बात कर रहे हो? ट्रू कॉन्जुगेट की। किसकी बात कर रहे हो? ट्रू कॉन्जुगेट की। फाइन। ट्रू कॉन्जुगेट के बारे में मैंने कहा था ये सेक्रल पोमेंट्री है और ये आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो सेक्रल पोमेंट्री के सेंट्रल पार्ट से अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, हम उसको क्या कहते हैं? ट्रू या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ट्रू या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ओके, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अगला हमारा पॉइंट नेक्स्ट था केविटी के ऊपर। मैं किसकी बात कर रहा हूं? केविटी की। तो केविटी पे कितना होता है? 12, 12 और 12। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारा। ये क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है? ये फैक्ट ये है कि केविटी के ऊपर, मैं किसकी बात कर रहा हूं गाइस? केविटी के ऊपर चाहे एंटीरियर पोस्टीरियर हो, चाहे ओब्लिक हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, तीनों डायमीटर्स की लेंथ सेम होती है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं आउटलेट की, तो आउटलेट पे एपीडी सबसे बड़ा होता है, कितना? 13 सेंटीमीटर। ओब्लिक कितना होता है? ये तो हर जगह ही उतना ही होता है, बेचारा अच्छी किस्मत है इसकी, 12 सेंटीमीटर। और ट्रांसवर्स डायमीटर जस्ट उल्टा हो जाता है, ये 11 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या लिखा? 11, 12, 13। देखिए ऐसे नंबर पे चलिए। इनलेट के ऊपर पेल्विस की शुरुआत में 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटर में आ जाओगे पेल्विस के, तो आपको तीनों लेंथ एक इक्वल मिलेंगी, 12, 12, 12। एक्चुअली प्लीज बी फोकस, एक चीज पे ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि सर ने जो ये बताया है ये मेनली गायनेकोइड पेल्विस के बारे में बताया है। फीमेल का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस होता है कौन सा? गायनेकोइड पेल्विस। मैं लगभग उसकी बात कर रहा हूं। ऑलराइट, तो प्लीज अपनी बुक्स में जब भी कुछ लिखो तो क्लियर रखना, दिस गाय इज स्पेशली टॉकिंग अबाउट द गायनेकोइड पेल्विस। ओके, नेक्स्ट वन, आउटलेट की हम बात करते हैं। देखिए आउटलेट के ऊपर तो मैं ऐसे कह सकता हूं, पेल्विस का जो इनलेट होता है, क्या चीज? पेल्विस का जो इनलेट होता है, इनलेट के ऊपर सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होगा? ट्रांसवर्स। और पेल्विस के आउटलेट पे सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होगा? देखिए इनलेट पे सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा बताया मैंने? ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि पेल्विस के इनलेट पे सबसे बड़ा डायमीटर क्या होता है? आप बोलोगे ट्रांसवर्स। क्यों? बिकॉज 13 सेंटीमीटर होता है। पेल्विस के आउटलेट पे सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है? एपीडी। कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। तो मैं आउटलेट पे क्या लिखूंगा सबसे बड़ा? एपीडी। एपीडी इज दी बिगर वन, यहां पे ट्रांसवर्स इज दी बिगर वन। ऑलराइट, कौन सा डायमीटर हमेशा सेम रहता है? ओब्लिक। आप देख लीजिए ओब्लिक हमेशा कितना है? 12 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो अब इस लेक्चर के अंदर जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है, उस लेक्चर में हम मेनली यहां पर आप डिस्कस करने वाले हैं एपीडी के बारे में। मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, स्पेशली किसके बारे में? एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में। और वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा किसके अंदर? इनलेट के अंदर। ऋषिकेश एम्स के एग्जाम में और अलग अलग डिफरेंट एम्स के एग्जाम्स में बार बार इस इनलेट पे एपीडी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर एट द इनलेट, पोस्टीरियर डायमीटर एट द इनलेट, इसके बारे में मैं दोबारा से आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑलराइट, तो गाइस उसके अलावा हमारे जो भी डायमीटर्स थे वो हमारे क्लियर हो गए। फाइन।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इस इनलेट के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के ऊपर जाने से पहले एक वर्ड और क्लियर कर देना चाहता हूं, इंटरस्पाइनस डायमीटर, या हम ऐसा कह सकते हैं डायमीटर ऑफ द मिड पेल्विस। देखिए गाइस, अब बाइस्पाइनस वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, इंटरस्पाइनस भी बोल सकते हो या बाइस्पाइनस भी बोल सकते हो, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फाइन। देखिए इंटरस्पाइनस डायमीटर की जब भी बात आती है तो ये एक चीज याद रखना इंटरस्पाइनस के बारे में कि इंटरस्पाइनस जो डायमीटर होता है, इट इज द लेंथ बिटवीन दी टू स्टियल स्पाइन्स। ये जो दो स्टियल स्पाइन होते हैं उनके बीच की लेंथ को बोला गया है। तो आप क्या कह सकते हो इसको, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टियल स्पाइन। कितनी होती है, 10.5 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली इंटरस्पाइनस डायमीटर कितने लेंथ का होता है, 10.5 सेंटीमीटर का होता है। देखिए दो स्टियल स्पाइन, जो दो स्टियल स्पाइन्स होते हैं उनके बीच की दूरी को इंटरस्पाइनस डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरस्पाइनस डायमीटर कहा जाता है। प्लीज याद रखिए इसके बारे में, यू शुड नेवर फॉरगेट अबाउट द इंटरस्पाइनस या बाइस्पाइनस डायमीटर। ये बेसिकली पॉइंट आते हैं, ये पॉइंट आता है इंटरस्पाइनस डायमीटर हमेशा किसके अंदर बात करते हो, मिड पेल्विस के अंदर। एक आगे हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉइड पेल्विस। कौन से वाला पेल्विस हम डिस्कस करेंगे, एंड्रॉइड पेल्विस। जब हम एंड्रॉइड पेल्विस के बारे में जिक्र करेंगे तो उस एंड्रॉइड पेल्विस में ये जो इंटरस्पाइनस या जो ये बेसिकली जो स्टियल स्पाइन होते हैं ये काफी प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब अंदर की तरफ उभरे होते हैं। आप ऐसा कह सकते हो एक दूसरे के नजदीक होते हैं। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो इंटरस्पाइनस डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। इंटरस्पाइनस डायमीटर कम होता है किसके अंदर, एंड्रॉइड पेल्विस के अंदर। पेल्विस का एक टाइप है एंड्रॉइड पेल्विस, उसके अंदर दोनों डायमीटर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो गाइस मेरा यहां पर पॉइंट ये है कि जितने नजदीक अगर ये स्पाइन होंगे, स्टियल स्पाइन जितना नजदीक होंगे, बेबी की डिलीवरी उतनी ही मुश्किल होगी। हम उसको कहते हैं डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। हम क्या कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। तो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट का क्या मतलब है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट का मतलब होता है कि दोनों स्टियल स्पाइन जो है वो प्रोमिनेंट है। अरेस्ट का मतलब है बेबी जो है वो इनलेट में तो घुस गया, बेबी का हेड है वो इनलेट में तो घुस गया, बट नीचे थोड़े से जब नीचे आया तो नीचे आके वो रुक गया, वो अरेस्ट हो गया, अब वो नीचे नहीं जा पा रहा है। वो क्यों नहीं जा पा रहा है, उसका एक सिंपल सा कारण ये है कि उसके जो स्टियल स्पाइन है दोनों साइड से, वो बेबी के हेड को रोक के रखे हुए हैं, कारण वो दोनों प्रोमिनेंट है। अगर उन दोनों के बीच में दूरी 10.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होती तो आराम से बेबी नीचे डिसेंट हो। बेबी के हेड को दोनों स्टियल स्पाइन ने रोक के रखा हुआ है, तो वो हो गया ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। आई होप इट इज वेरी वेल क्लियर फॉर यू नाउ। ठीक है, तो हमारा इंटरस्पाइनस डायमीटर क्लियर हो गया। मिड पेल्विस के अंदर डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट क्यों, जब दोनों इंटरस्पाइन या स्टियल स्पाइन एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो कहते हैं डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। ये स्टियल स्पाइन शब्द हमेशा याद रखना है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड स्टियल स्पाइन। मैंने कहा था आप स्टियल ट्यूबरोसिटी के पीछे और ऊपर की तरफ दो ऐसे उभरे हुए चीजें होती हैं जिसको मैंने क्या नाम दिया था, स्टियल स्पाइन दिया था। जब कोई भी बेबी का हेड, जब किसी फीटस का हेड इस स्टियल स्पाइन के लेवल पर आ जाता है, इसके लेवल पर आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेशन जीरो या फीटल स्टेशन। क्या वर्ड यूज किया मैंने, फीटल स्टेशन। तो स्टेशन का मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि दो स्टियल स्पाइन के लेवल पे फीटस का हेड, तो हम स्टियल स्पाइन को हम लोग फीटल स्टेशन को ऐसे बोलते हैं, फीटल स्टेशन को ऐसे बोलते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड, द रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड विद द स्टियल स्पाइन ऑफ मैटरनल पेल्विस। फीटस के हेड का मैटरनल पेल्विस के साथ में, मैटरनल पेल्विस के स्टियल स्पाइन के साथ में, स्टियल स्पाइन के साथ में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, हम उसको कहते हैं फीटल स्टेशन। अगर फीटस का हेड इसके लेवल पे है तो हम कहते हैं स्टेशन जीरो। क्या कहते हैं, स्टेशन
0। अगर इसके नीचे 1 सेंटीमीटर है तो +1 स्टेशन, 2 सेंटीमीटर नीचे है तो +2 स्टेशन, 3 सेंटीमीटर नीचे है तो +3 स्टेशन। बात समझ में आई होगी आपको। तो फीटल स्टेशन का मतलब क्या था? रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड विद द ischial spine of maternal pelvis. Relationship of the fetal head with the ischial spine of maternal pelvis is called as fetal station. ये हमारी डेफिनेशन जो थी फीटल स्टेशन की वो क्लियर हो गई। तो गाइज हमारे इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट के अंदर मैंने आपको छोड़ा था डायमीटर के ऊपर। डायमीटर में मैंने आपको सारे डायमीटर यहां पर क्लियर किए। मैंने आपको इंटरस्पाइनस डायमीटर के बारे में भी डिस्कस किया। उसके अलावा अभी मैं आपको थोड़ा सा और डीप में लेके चलूंगा, किसकी तरफ? इनलेट के ऊपर जो एपीडी होते हैं। मैंने अभी आपको प्रीवियसली 15 मिनट पहले एपीडी के बारे में मैं डिस्कस भी कर रहा था, बीच में मैंने आपको वीडियो में स्टॉप किया था। मैंने बोला था ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट एंड डायगोनल कॉन्जुगेट, मैं उनके ऊपर आपको लेके चलूंगा। फाइन। Okay, now anterior-posterior diameter, anterior-posterior diameters at inlet। तो मैं अब के इस हमारे इस अपकमिंग चैप्टर में मैं किन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं? एंटीरियो-पोस्टीरियर डायमीटर एट द इनलेट। इसको आपको थोड़ा सा रफली ऐसे समझना पड़ेगा, लाइक दिस, कि सपोज कीजिए, इसको समझ लीजिए लाइक सैक्रल प्रोमोन्टरी एंड दिस इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ये लोअर बॉर्डर, ये अपर बॉर्डर और ये मिडिल बॉर्डर, ये क्या था हमारा? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये हो गया सैक्रल प्रोमोन्टरी, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया हमारा, और ये हो गया एंटीरियर पार्ट। फाइन। तो सबसे ऊपर अगर मैं सपोज कीजिए इन एपीडी के बारे में बात करता हूं, तो मैंने अभी आपको बोला था सबसे पहले आता है ट्रू कॉन्जुगेट। कौन सा आता है? ट्रू कॉन्जुगेट। फाइन। तो कहां से लेके कहां तक? सैक्रल प्रोमोन्टरी से लेकर टू अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। मैंने क्या बोला? सैक्रल प्रोमोन्टरी से लेकर अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ध्यान से सुनिए, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू कॉन्जुगेट। इसका दूसरा नाम क्या है? एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। फाइन। इसकी लेंथ कितनी होती है? 11 to 12 सेंटीमीटर। ओके, देखिए मैंने कहा था कि जब कभी भी आपको कोई पूछे कि इनलेट के ऊपर, पेल्विस के इनलेट के ऊपर एपीडी कितना होता है, तो आपको वर्ड एक ही बोलना है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 3 अलग अलग होते हैं, आपको सिंपली इतना बोल देना है 11 सेंटीमीटर या 11 से 12 सेंटीमीटर। बिकॉज वहां पे हमारे पास देखिए, इसका इसीलिए नाम कि रियल डायमीटर का जो इनलेट पे रियल डायमीटर वो ट्रू हो। ओके, नेक्स्ट वन, दूसरी बात करते हैं हम लोग ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट की। देखिए गाइस, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट के बारे में आप ऐसे बात कर सकते हो कि जो ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट होता है, दैट इज दी फ्रॉम सैक्रल प्रोमोन्टरी टू मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। मैंने क्या बोला? सैक्रल प्रोमोन्टरी टू मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस आपके सामने है, तो मैं इसको कह सकता हूं दिस इज कॉल्ड एज ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, ओसी, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट।
तो सिम्फाइसिस प्यूबिस का मिडिल बॉर्डर और हमारे सेम वही सेक्रल प्रोमोन्टरी का कौन सा बॉर्डर, सेंट्रल बॉर्डर, सेक्रल प्रोमोन्टरी का सेंट्रल बॉर्डर। तो सेक्रल प्रोमोन्टरी के लैंडमार्क्स में कोई चेंज नहीं होगा। सिम्फाइसिस प्यूबिस में अपर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर एंड दी अपर इनर बॉर्डर। सिम्फाइसिस प्यूबिस के मिडिल बॉर्डर को और इनर बॉर्डर को, इनको हमें यूज करना है और इसी के बेस पे हमारा ट्रू, ऑब्स्टेटिकल एंड डायगोनल ये तीनों हो जाएंगे क्लियर। इसकी ऑब्स्टेटिकल लेंथ के बारे में, ऑब्स्टेटिकल डायगोनल सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए है तो ऑब्स्टेटिकल है, बिकॉज हमारे पास आगे एक वर्ड आएगा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। हम कौन सा वर्ड पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में सब कुछ, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो किसके बेस पर अध्ययन करेंगे, बेस्ड ऑन दी ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट। तो ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट आपको पता है तभी आप बता पाओगे किसके बारे में, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में। चलिए फाइन, तो कान देखिए हम नहीं कर सकते, वी कांट चेक, हम असिस्ट नहीं कर सकते किस चीज को, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट को। तो गाइस ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट को आप चेक नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो उस केस के अंदर, आप ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट को चेक नहीं कर सकते तो हम क्या कैसे निकालेंगे कि इसका लेंथ कितना होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। वैसे इसकी टोटल नॉर्मल लेंथ जो होती है वो होती है 10 to 10.5, 10 से 10.5 सेंटीमीटर के बीच में होती है, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 10। 10 से कम हो गया, लेस देन 10 सेंटीमीटर हो गया अगर ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। देखिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, पेल्विस के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में ये जो लेक्चर है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स है। मैंने क्या बोला, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट की जो लेंथ है वो हमेशा 10 या 10.5 के आसपास होनी चाहिए, मतलब 10 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, 10 से कम नहीं होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर से कम होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। व्हाट वी विल कॉल इट एज, वी विल कॉल इट एज ए कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। हम डिस्कस करेंगे आगे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में, डोंट वरी। नेक्स्ट वन, तीसरा हमारे लिए पॉइंट है डायगोनल। डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट जो होता है वो क्या होगा, सेक्रल प्रोमोन्टरी टू लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। देखिए एक था अपर बॉर्डर, एक था लोअर मिडिल बॉर्डर और एक हो गया इनर बॉर्डर। ऑलराइट गाइस, मतलब तीन चीजें मैंने यहां पर बोली, अपर बॉर्डर, उसके बाद में मिडिल बॉर्डर और सबसे लास्ट में लोअर बॉर्डर। बस तीन ही आपको चीज याद रखनी है, आपका ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट और आपका जो डायगोनल कॉन्जुगेट है वो यहां पर क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो डायगोनल कॉन्जुगेट में क्या है, सेक्रल प्रोमोन्टरी से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो ये हो गया हमारा डायगोनल कॉन्जुगेट और ये हो गया ट्रू कॉन्जुगेट। तो TCOC-DC, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट एंड दी डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट जो होता है इसकी लेंथ होती है 12.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 12.5 सेंटीमीटर। फाइन, एक यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच APD, anterior posterior diameter at inlet can be assessed clinically। तो गाइज हमारा क्वेश्चन क्या था, विच एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एट द इनलेट, ऐसा कौन सा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है इनलेट पे जिसको हम क्लिनिकली असिस कर सकते हैं, जिसको हम चेक कर सकते हैं, वो एक ही होगा, वो कौन सा होगा, डायगोनल। डायगोनल कॉन्जुगेट, तो ये याद रखना। तो हम क्लिनिकली मैनुअली कौन सा डायमीटर हमेशा चेक कर सकते हैं, वो एक ही डायमीटर चेक कर सकते हैं, वो है हमारा डायगोनल। ऑलराइट, देखिए एक चीज आपने क्लियर कर ली कि डायगोनल को आप चेक कर सकते हो। देखिए डायगोनल को आप चेक करोगे तो आपके हैंड की जो लोकेशन है वो ऐसे आएगी, हैंड लोकेशन, योर हैंड विल बी लाइक दिस।
अगर सपोज कीजिए आपके फिंगर की लेंथ ऐसे सपोज कीजिए ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब ये बात कर रहा है डायगोनल की। सपोज कीजिए आपकी फिंगर जो है उसको अगर सपोज एग्जामिनर ऐसे दिखा देता है लाइक दिस,